फैसला फैसला आया है, इस पे आपके कमेंट्स लेना चाहूंगा। काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो हक जो बनता भी नहीं था हुकूमती इत्तेहाद का, वो भी उनको दे दिया गया है। इस फैसले में कुछ सीटें मिली हैं इजाफी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कुछ नून को और दीगर जमातों को भी। एक लिहाज से तो खुशी होती है कि पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ें, आखिर पीपल्स पार्टी में हूँ। लेकिन अगर आप क्लिनिकली पूछें तो सच बात यह है कि बतौर वकील मैं इस फैसले को बहुत गलत समझता हूँ। सरीहन बुनियाद ही गलत रखी गई है। जिस फैसले की बुनियाद इस पे हो कि एक जमात को, कोई भी जमात हो, कल हमारे साथ यही होगा, यही अफसोस की बात है, यही होगा कि एक जमात को निकाल दो आप बिल्कुल कॉन्टेस्ट से, ये कह के कि जी आप ने इलेक्शन अपने ठीक नहीं कराए, और दूसरी जमात को उसी दिन इजाज़त दो कि 4 महीने का इजाफी टाइम दे दो कि वो इलेक्शन करा ले। अब अगर पहली बात तो ये है कि अगर कोई नक्स है भी इलेक्शन कमीशन का, पार्टी की इलेक्शन कमीशन ने किया है, कोई धांधली कर दी है, तो वो पार्टी का तो नुकसान नहीं है जब वो उसका निशान ले लेते हो, वो तो वोटर का नुकसान है। अनपढ़ वोटर ने वो निशान वोटर का होता है, पार्टी का तो होता ही नहीं। और वोटर को आपने किसी को दी कोई शो कॉज नोटिस दिया, कोई उसको बुलाया कि 2-3 करोड़ वोटर्स को, उसके बगैर आपने एक पार्टी से निशान ले लिया। फिर अब उसका निशान लेके उसको पार्टी आपने रिकग्नाइज नहीं करते। उनके जितने बंदों ने लिखा हुआ था उस पार्टी का नाम से वाबस्तगी अपने नॉमिनेशन पेपर्स को, उनको सब आपने इंडिपेंडेंट करार दे दिया। फिर इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के साथ जो आपने की कि उनको कहा कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करें, रजिस्टर्ड पार्टी। वो जिस रजिस्टर्ड पार्टी में गए उसमें आपने कहा इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, इनका कोई प्रेजेंस नहीं है पार्टी पार्लियामेंट में। ये कहाँ लिखा है? देखें, मैं अगर हम 50 MNAs इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि ये भी छोड़ दें कि वो PTI के टिकट थे या किसके थे, पर अगर हम मुंतखब हो जाते हैं इंडिपेंडेंट्स, तो अब हमारा हक है कि हम जिस भी पार्टी को, रजिस्टर्ड पार्टी को ज्वाइन करना चाहें, वो तो हम हक लूज़ नहीं कर सकते। और वो उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उस हक को कि आप सिर्फ उसको ज्वाइन करेंगे जो पार्लियामेंट में मौजूद है। जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं, जिसका वजूद नहीं, उसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ये कता नज़र इसके कि वो कहते हैं कि जी हम आपको ज्वाइन करने से तो नहीं रोक रहे, हम कह रहे हैं कि जब आप ज्वाइन कर लें तो आपको वो आपकी गिनती, आप शुमार में नहीं आएंगे, आप उस शुमार में नहीं आएंगे जो अहम है सीटों की बांट के लिए आईनी तरीका जो है। अब ये किस तरह आप हक ले सकते हैं मुझे? अगर उन 3 दिन में हम 50 इंडिपेंडेंट्स एक अपनी जमात बना लेते हैं और तीसरे दिन हम आपको बताते हैं कि हम रजिस्टर्ड भी हैं, हम पार्लियामेंट में इलेक्टेड भी हैं और अब हम एक जमात हैं, तो तीसरे दिन जो काउंट होगा उसकी निस्बत से हर पार्टी को बशमूल हमारे जो इंडिपेंडेंट हुए थे और अब मजदूर किसान पार्टी जिसने कोई इलेक्शन में नहीं लड़ा और कोई उसका वजूद भी नहीं है असेंबली में, वो उधर वो हम उस पार्टी में शामिल हो गए, तो वो कौन उसको रोक सकता है? मुझे ये बताएं, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था मियां नवाज शरीफ के केस में। वो मामला था कि उसको प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया था। अब वो प्राइम मिनिस्टर न रहा जब नवाज शरीफ, तो उसने पटिशन किया कि मुझे गलत हटाया है। अब अदालत ने पूछा आप कौन से
फंडामेंटल राइट के तहत आए हैं। जब तक फंडामेंटल राइट ना हो, आपका कहाँ से फंडामेंटल राइट है टू बी द प्राइम मिनिस्टर, कि सारी उम्र आप ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? ये फंडामेंटल राइट कैसा है? फंडामेंटल राइट तो है जो शेयर्ड विद ऑल द पीपल। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब बात ये है कि ये फंडामेंटल राइट है वोट, फंडामेंटल राइट है वोट, द मोस्ट फंडामेंटल राइट, द मोस्ट फंडामेंटल। अच्छा, उसके पेनम्बरा यानी उसके इर्द गिर्द जो राइट्स हैं उससे निकलते, उनमें एक है टू कंटेस्ट फॉर पार्लियामेंट एंड एक है टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लिहाजा वो फंडामेंटल राइट था टू जॉइन अ पार्टी एंड हैव ए वोट। उसका जो पेनम्बरा में वोट था, उसके इर्द गिर्द जो उसके साथ मुंसलिक राइट था, वो था टू बी द प्राइम मिनिस्टर एज लॉन्ग एज लॉफुली ही कैन होल्ड द ऑफिस। तो ये अब इसका काम उन्होंने सोचा है। ठीक, एहतजाम क्या समझते हैं कि अब राइट नाउ जो है ये चूंकि फैसला आ गया है, इस फैसले से पहले भी जो हामिद खान साहब के साथ और जमाल मंदोखेल की आपस में तकरार हुई, फिर उसके बाद जो रिमार्क्स आए, इससे पहले भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 10 साल से कवर कर रहा हूं, लेकिन जो जजेस का रवैया है, जजेस इतने एंजाइटी में क्यों होते हैं? और जजेस की जानिब से वकीलों से इस तरह बहस की गई और उससे जो तासुर गया उस पर डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे, तो ये इस बेचैनी की क्या वजह है एतजाज साहब? देखें, अब हामिद खान एक बड़े सीनियर वकील हैं और वो मेरा ख्याल है मंदोखेल से कम अज़ कम 15 बाई डेफिनेशन, क्योंकि 65 साल की उम्र नहीं हुई मंदोखेल साहब की, 65 पे वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब हामिद खान इज टचिंग 80 इफ़ नॉट 80। अब इस इतने और बड़े मारूफ वकील हैं हामिद खान, तो उनके साथ इस तरह की रवैया रखना बहुत नामुनासिब था, बहुत नामुनासिब था। और मेरा ख्याल है मंदोखेल साहब को कल या आइंदा जब भी मौका मिले उनको इस बात पे से तासुफ का इजहार करना चाहिए। जी एतजाज साहब, राइट नाउ जो डिसीजन आया है, इसके बाद पीटीआई के लिए फ़ज़ा जो है मज़ीद तंग होती जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि जो केपी में 35 आज़ाद अरकान है, वो भी ये कह रहे हैं कि शायद अपनी साइड बदल लें और फिर उसके बाद पीटीआई अक्सरियत भी खूब बैठेगी। राइट नाउ पीटीआई के जब दरवाजे इतने तंग हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि इनके लिए क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए? क्या मफाहमत कर लें इस्टेब्लिशमेंट से, या फिर ये मज़ामत की तहरीक जारी रखें, क्योंकि ये इसमें ऐसे नताइज तो फिर आएंगे? नहीं, ये तो होगा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वो मैं सदर आसिफ जरदारी साहब जब कराची जेल में होते थे, ये 1993-94 की बात है और या 96-97 की, तो जेल में होते थे तो मैं उनसे मिलने जाता था, उनकी वकालत करता था। तो मैं उनसे यही कहता था, ये एक हमारे दरमियान एक तहतुल कलाम ही हो गया था कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो हंसते थे हम उस पर। अब इस पे ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाता है। ये उन पे पीटीआई पे सख्त वक्त आया हुआ है, पर उनको अगर वो घबराएं ना और ओवर एम्बिशियस हो के आउटरीच करके ऐसे काम ना करने की कोशिश करें जो कि शायद मुमकिन नहीं है इस वक्त। उनके वर्कर को डी चौक पे पहुंचना हर वक्त का